बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था हमने, रेजोनेंस की बुक से स्टार्ट करेंगे तो उसका थोड़ा सा बेसिक हमने करवाया था, डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन करवाया था और साथ में स्टार्टिंग की थी कि डिस्टेंस फार्मूले की यूजेज क्या हैं, उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें से 2-3 पॉइंट हमने ये करवा दिए थे, लगभग मोस्टली सारे पॉइंट करवा ही दिए थे। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे ये पॉइंट दे रखे हैं 1 4, ये पॉइंट दे रखे हैं 6 7, इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसी टाइप में मैं बहुत सारी टाइप लिख देता हूँ। देखो ये जो टाइप है, मेन टाइप है, ये सारी की सारी इसी पर डिपेंड है। तो उसके बाद ये भी आ सकता है, इनके बीच की डिस्टेंस जैसे 5 यूनिट है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर 5 यूनिट है तो ए की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर ये भी अननोन हो सकता है, इसकी वैल्यू निकालिए, ये गिवन हो जाएगा। इन चारों में से कोई एक की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, कोई एक को मिस कर देगा यहाँ से, उसकी जगह एक वेरिएबल शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। उसके बाद जो है मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे। जैसे ये पॉइंट है 3 4, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट, ठीक है ना। और इसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ ली जाए आपसे तो ये आ जाएगी 3 यूनिट वाई एक्सिस से। डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना डिस्टेंस फार्मूले का यूज भी कर सकते हो आप। डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना हो तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा 3,0। तो आप इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा कर देख लीजिए, 4 यूनिट आएगी। तो ये दोनों पॉइंट कल हो चुके थे बेटा। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो वो भी आप सिंपली पहला मेथड ही लग जाएगा, ये सीधा सीधा डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर लीजिए, डायरेक्ट इसका स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मॉडुलस निकालते हैं वही है ये, बिल्कुल सेम टू सेम। क्योंकि 3 माने 0 करेंगे तो 3 रहेगा, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 माने 0 करेंगे 4 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट्स का ही स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये मेन था, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया जाए आपसे एक्सिस के ऊपर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे ये आपको दिखाई देने लग रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर 3,0, वाई एक्सिस के ऊपर है 0,4। मान लो कोई पॉइंट है आपके पास और कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है -3 और 5, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, -3,0, ना कि +3,0, क्योंकि पॉइंट तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। इस पॉइंट, ये पॉइंट है जैसे आपके पास -2 और -6, इसका एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया जाए तो ये पॉइंट आ जाएगा -2,0। वाई एक्सिस पर पूछ लिया जाए तो 0,-6, इस तरीके से। तो ये सारे क्या होते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इमेज के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इमेज पूछ ली जाए एक पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज पूछ सकता है आपसे। जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका और ये है वाई एक्सिस, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है 3 5, तो इस 3 5 पॉइंट की एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना आपने, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इस लाइन को 90 डिग्री का एंगल तो हो ही गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला तो हमने, तो ये डायरेक्ट आगे प्रोड्यूस करनी है आपने, मतलब 90 के एंगल पर ही आगे प्रोड्यूस करनी है। जब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बढ़ाएं आप तो कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे कंपास घुमाकर ऐसे लगाकर आर्क और सीधी इस लाइन को आगे तक प्रोड्यूस कर देना। अब कंपास को इतना एक्सपेंड करके और ये एक आर्क लगा देना, ये जो पॉइंट आएगा आपका ये कहलाएगा इसकी इमेज, ठीक है ना। इस पॉइंट की इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये हो गई इमेज। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपको पता है, देखो जितनी हाइट ये थी उतनी हाइट ये है, तो y की वैल्यू तो यहाँ पर 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट होगी। तो लेकिन इस क्वाड्रेंट में y क्या होता है, नेगेटिव, तो -5 हो गया। और x तो सेम रहेगा क्योंकि हम y एक्सिस के पैरेलल चले हैं इस पॉइंट से, तो x सेम रहेगा। तो ये इमेज होगी इस पॉइंट की x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब इसी पॉइंट की इमेज अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालें तो ठीक यही तरीका, देखो ये हो गई इमेज इसकी। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू यहाँ पर 3, तो यहाँ पर -3 हो जाएगी।
और y की वैल्यू तो यहाँ पर अगर 5 थी तो ऐसे ही चले आऊँ मैं, तो यहाँ पर भी क्या होगी 5। तो ये इमेज होगी किसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट की इमेज y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो आगे क्या पूछ सकता है आपसे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इट्स इमेज, इसकी इमेज से इसकी डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे। जैसा कि आप जानते हो कि डिस्टेंस पूछने के लिए उसको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर देखो इनडायरेक्टली उसने आपको 2 पॉइंट दे दिए, 1 पॉइंट देकर उसने कहा कि 3-5 पॉइंट की डिस्टेंस निकालो इसकी इमेजेस से। ठीक है ना, या एक इमेज से पूछ लेगा इसकी इमेज जो कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। तो अब इसकी इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट आप देख सकते हो 10 हो जाएगी। देखो इसका डबल कर देना सीधा सीधा, देखो 5 ये होगी, 5 ये होगी, 10 होगी। डिस्टेंस फार्मूले से निकालोगे तो भी 10 ही आएगी। और ठीक ऐसे वाई एक्सिस का रिस्पेक्ट में डिस्टेंस पूछ लिया आपसे, तो अब शीशा का डबल कर दीजिए, ये इसकी इमेज से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3-5 टू इट्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इसकी इमेज बनती है उससे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका डबल कर दीजिए, 6 यूनिट आ जाएगी। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट टाइप आ सकती है टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना। ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करवा सकता है एक 3 साइड देकर, 3 लेंथ देकर, जैसे कि, और साथ में लिख देता हूं मैं कोलिनियरिटी चेक करवा सकता है। ठीक है ना। जैसे 3 लेंथ देकर आपसे पूछ लेगा कि ये 3 पॉइंट हैं प्लेन में, इन तीनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि प्रत्येक 2 के बीच की डिस्टेंस है 6, 7 और 8 यूनिट, तो क्या ये तीनों कोलिनियर हैं या नहीं। तो अगर छोटे दोनों का सम अगर बड़े के इक्वल आ जाए तो समझो कोलिनियर हैं, वरना नहीं। तो यहाँ पर ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 13 आ गया और वो 8 के इक्वल नहीं है। मान लो अगर ऐसा होता, देखो ये पॉइंट होते, अगर इस तरीके के पॉइंट होते तो फिर ये पॉइंट्स क्या हो जाते कोलिनियर, क्योंकि जो स्मॉल साइड हैं 2 उनके डिस्टेंस का सम जो है वो बड़ी के इक्वल आ गया, तो इनको कोलिनियर होना पड़ेगा। क्योंकि कुछ इस तरह का केस है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लिया हमने इनके बीच की डिस्टेंस अगर 6 यूनिट है, इनकी डिस्टेंस अगर यहाँ पर मैं ले लूँ जैसे ये 7 यूनिट, ऐसे ले सकता हूँ मैं एक बार, तो क्योंकि उसने यहाँ तक जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे ले सकता हूँ। अब जो ए और सी के बीच की डिस्टेंस बच गई वो 13 कभी नहीं हो सकती, 13 से लेस होगी, क्योंकि डायरेक्ट चले ना, एक सीधे चलेंगे तो 13 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर से चलेंगे ऐसे और फिर ऐसे, तब जाकर 13 होगी। और ये डिस्टेंस नहीं कहलाएगी ए और सी की। ए और सी की डिस्टेंस कब कहलाएगी, जब यहाँ पर होगा सी। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे। तो इनको क्या होना पड़ेगा अब कोलिनियर। अगर किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम तीसरी के इक्वल आ जाए, और किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम भी करना ठीक नहीं है, छोटी डिस्टेंस का सम ही करना, कहीं आप अपना टाइम वेस्ट करें, एक बार इन दोनों का सम करें, एक बार इन दोनों का सम करके देखें, क्योंकि ये इन दोनों का सम छोटी साइड के इक्वल कैसे आ सकता है, पहले ये छोटी है इससे, तो जो छोटी साइड है उनका सम कीजिए, वो सम अगर बड़ी के इक्वल आ जाए तो समझ लेना आप तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन पर हैं, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो ट्राइंगल की साइड बन जाएंगी। ठीक है ना। ऐसा पूछ सकता है आपसे कि ट्राइंगल की साइड है या नहीं। ट्राइंगल की टाइप ना पूछ कर केवल पूछ लेगा कि ट्राइंगल की साइड है या नहीं। तो किन्हीं 2 डिस्टेंस का जो सम है, जैसे कि 6 थी, एक 7 थी और एक थी जैसे 8 लगा लीजिए, तो प्रत्येक 2 का सम जो है, जैसे 7 + 6 + 7 जो है वो बची हुई तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, 7 + 8 जो है वो बची हुई तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए यहाँ पर, और बच गया 6 + 8, तो ये ग्रेटर होना चाहिए आपका 7 से। तो यानी कि ये तीनों स्टेप आपने करके चेक करने हैं, प्रत्येक 2 साइड का सम बची हुई तीसरी साइड से ग्रेटर हो। देखो ये 13 हो गया, 8 से ग्रेटर हो गया, ये 15 हो गया, ये 6 से ग्रेटर हो गया, ये 14 हो गया, 7 से ग्रेटर हो गया। दैट मीन्स दीज साइड्स आर ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है ना, मेक ए ट्राइंगल, यानी कि ये जो साइड है ये एक ट्राइंगल बनाती हैं, कोलिनियर नहीं हो सकते ये पॉइंट, ये ट्राइंगल के
साइड होंगी जिनकी लेंथ आपको दे रखी है। और उसके बाद टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछ सकता है आपसे, शुरू में भी पूछ सकता है टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्राइंगल की कितनी टाइप हैं। जैसे कि एक है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल है एक, दूसरी है स्केलन, एक है आइसोसेल्स और एक है राइट एंगल ट्राइंगल और एक है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेल्स। तो ये टाइप है भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होगी जिसकी तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तीनों लेंथ अगर इक्वल हो गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। और ये जो मैंने यहाँ पर आपको लेंथ दी थी, ये ज़रूरी नहीं है ऐसे लेंथ देगा, 3 पॉइंट दे सकता आपको। लेंथ आपको खुद निकालनी पड़ेगी क्योंकि तभी डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ होगा। जैसे मैंने लेंथ दे दी आपको 6, 8, 7 इस तरीके से लेंथ दे दी, तो लेंथ की बजाय पॉइंट मिल सकते हैं आपको। लेंथ मिल गई तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा, पॉइंट मिल गया तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर फिर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो अब आपने ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो डिस्टेंस निकाल कर दो जो छोटी डिस्टेंस का सम है वो अगर बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो समझो कोलिनियर है, और नहीं आया तो फिर ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। और ट्राइंगल की टाइप पहचानने के लिए वो डिस्टेंस फार्मूले से साइड तो आ ही जाएंगी ये तीनों। उसके बाद अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल, तीनों साइड डिफरेंट हैं तो स्केलन, और कोई दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेल्स। और ध्यान रहे इक्विलेटरल को भी आइसोसेल्स बोला जा सकता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में इक्विलेटरल ना हो और वो ट्राइंगल इक्विलेटरल बनती हो और ऑप्शन में आइसोसेल्स हो तो आइसोसेल्स पर टिक कर देना, क्योंकि इक्विलेटर को आइसोसेल्स बोल सकते हैं जबकि प्रत्येक आइसोसेल्स इक्विलेटरल नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि आइसोसेल्स की डेफिनेशन में केवल इतना है कि दो साइड इक्वल हो, तो दो साइड तो इसमें भी इक्वल है ना। उसके बाद है राइट एंगल ट्राइंगल। वैसे तो 90 डिग्री के एंगल से चेक किया जा सकता है इसको, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले की बात चल रही है अभी, तो डिस्टेंस फार्मूले से कैसे चेक करेंगे। किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो समझो डिस्टेंस फार्मूले से ही चेक हो जाएगा कि उसमें 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस की थ्योरम आप पढ़ ही चुके होंगे। उसके बाद राइट एंगल्ड भी हो, आइसोसेल्स भी हो, यानी कि दो साइड इक्वल हो जाए और छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल बोली जाती है, या कई बार आइसोसेल्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी बोल देते हैं। तो दो साइड इक्वल कौन सी होंगी इसमें, परपेंडिकुलर और बेस वाली, यानी कि 90 का एंगल बनाने वाली साइड इक्वल होंगी। हाइपोटेनस डिफरेंट होता है, वो सबसे बड़ा ही होता है वहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो एक कोलिनियर की बात करता हूँ। तो कोलिनियर को आइडेंटिफाई करना जो है डिस्टेंस फार्मूले से आप जानते हो कैसे करना है। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस, फिर छोटी दो डिस्टेंस आ गई जो उनका सम अगर बड़ी के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर हो जाएंगे। वैसे कोलिनियर चेक करने के बहुत सारे मेथड होते हैं और इससे इजी होते हैं, लेकिन वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा बच्चों। इसको आगे बढ़ाते हैं फिर डिस्कस करेंगे उनके बारे में, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर यूज चलने लग रहा है कि इसका डिस्टेंस फार्मूले का, तो सारे मेथड डिस्टेंस फार्मूले के ही एक्सप्लेन करेंगे हम। तो उसके बाद टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया, और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे मेथड हैं मेरे पास। खासकर सबसे आसान है स्लोप मेथड जो 11th क्लास में यूज़ होता है, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला एक्सप्लेन करने लग रहे हैं हम, तो डिस्टेंस फार्मूले से ही टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पहचानेंगे। देखो तो सीधा सीधा जानते हो आप, अगर चारों साइड इक्वल आ जाएं, देखो ABC CA, पहले दो साइड को लेकर चलता हूँ मैं। देखो ये जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें अगर ABCD के इक्वल आ जाए, ABCD के इक्वल आ गई, ADBC के इक्वल आ गई, तो समझो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम की यही कंडीशन है। वैसे तो और भी बहुत सारी कंडीशन है। ये साइड इक्वल इसके आ गई, ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल आ गई, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये दोनों आपस में पैरेलल हो, ये दोनों आपस में पैरेलल हो तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा।
या फिर कोई एक पेयर इक्वल और पैरेलल दिखा दो तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। चारों दिखाने की जरूरत है। देखो 4 मेथड है पैरेललोग्राम दिखाने के। सबसे पहला मेथड है ये साइड इसके इक्वल दिखाओ, ये साइड इसके इक्वल, मतलब चारों को चेक करना पड़ेगा। अपोजिट वाली आपस में इक्वल दिखानी पड़ेंगी, ये इक्वल आपस में, ये इक्वल आपस में, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। फर्स्ट मेथड है ये। सेकंड मेथड, ये दोनों पैरेलल दिखा दीजिए, पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल, तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड, तो ये दोनों जो मेथड थे इसमें चारों साइड को चेक करना पड़ा है। देखो थर्ड मेथड ऐसा है, इसमें कोई एक अपोजिट पेयर चेक करना आपने केवल, ये चेक कर लीजिए। ये दोनों साइड अगर इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, इक्वल भी और पैरेलल भी, तो पैरेललोग्राम बनेगा। कुछ बच्चे क्या है केवल पैरेलल चेक करके इसको पैरेललोग्राम डिसाइड कर लेते हैं कि ये पेयर पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया। ऐसा तो ट्रेपीजियम में भी तो हो सकता है। ये ट्रेपीजियम है आपका, देखो ये साइड जो है आमने सामने का एक पेयर पैरेलल है, तो क्या पैरेललोग्राम हो गया ये? बिल्कुल नहीं। अगर पैरेलल चेक करनी है तो ये दोनों पैरेलल चेक करो, फिर ये दोनों पैरेलल चेक करो, जैसे मैंने दूसरे पॉइंट में बताया था, फिर पैरेललोग्राम कहो इसको। ठीक है ना। अगर आप एक ही पेयर से काम चलाना चाहते हो चेक करके तो इसको इक्वल भी और पैरेलल भी दोनों चीज़ें अगर आप प्रूव करते हो तब जाकर पैरेललोग्राम बनता है ये। ठीक है ना। या तो इन दोनों को इक्वल पैरेलल दिखा दो या फिर इन दोनों को, कोई एक पेयर को दिखा सकते हो तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये तीसरी टाइप थी भाई। और फोर्थ टाइप है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इजी है, इजीएस्ट है वो। ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट अगर कंसाइड हो जाएं, दोनों के मिड पॉइंट अगर सेम हो जाएं तो समझो ये पैरेललोग्राम ही है। ठीक है ना। तो इन बातों से आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम करने लग रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले का यूज़, तो उसी के गुणगान करेंगे हम। तो डिस्टेंस फार्मूला केवल अपने दम पर इसको पैरेललोग्राम चेक कर सकता है। अगर आमने सामने की साइड, ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए तो इसको आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। ठीक है ना। अब इससे आगे स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है चारों में से। पैरेललोग्राम तो प्रूव कर ही दिया मैंने, क्योंकि बाकी तीनों को भी पैरेललोग्राम कहा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर पैरेललोग्राम लिखना गलत नहीं होगा। भले ये रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, लेकिन पैरेललोग्राम लिखना गलत नहीं होगा। लेकिन ओनली पैरेललोग्राम लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये तो पैरेललोग्राम चेक करने का तरीका था। अब ओनली पैरेललोग्राम चेक करूँगा मैं। अलग बातें हैं दोनों। ओनली पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिख दिया मैंने ऐसे, तो ओनली पैरेललोग्राम का ऑप्शन आ जाए और आप पैरेललोग्राम पर टिक कर देंगे तो गलत भी हो सकता है। ओनली पैरेललोग्राम के लिए क्या दिखाना पड़ेगा आपने, इसके जो ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल नॉट इक्वल दिखाने पड़ेंगे आपने, यानी कि AC इज़ नॉट इक्वल टू BD। और साथ साथ ये चीज़ें तो दिखानी ही पड़ेंगी कि AB इक्वल टू CD, ये साइड इक्वल, और AD इक्वल टू BC। अब देखो आमने सामने की साइड इक्वल हो गई और ये डायगोनल इक्वल नहीं हुए, तो अब ये क्या बन सकता है, रोम्बस भी बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि रोम्बस में भी ऐसा होता है कि ये डायगोनल इक्वल नहीं होते और आमने सामने की साइड इक्वल होती है। एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी आपने, कोई भी दो एडजेसेंट साइड नॉट इक्वल दिखानी पड़ेंगी, तब जाकर ये केवल पैरेललोग्राम रहेगा। तो ये दो साइड नॉट इक्वल दिखा देते हैं, AD इज़ नॉट इक्वल टू BD। अब मैं इसको ओनली पैरेललोग्राम लिख सकता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल क्यों नहीं है, ये डायगोनल इक्वल नहीं है। देखो डायगोनल नॉट इक्वल हो गए। ठीक है ना। डायगोनल नॉट इक्वल तो रोम्बस में भी होते हैं, लेकिन रोम्बस क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल नहीं हुई। रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इसको मैंने ओनली पैरेललोग्राम इस तरीके से लिख दिया। तो ओनली पैरेललोग्राम का ऑप्शन आ जाए आपके MCQ में, तो इस तरीके से चेक करना आपने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगल चेक करना पड़ जाए आपको। रेक्टेंगल में क्या है, देखो रेक्टेंगल में आपने दिखाना पड़ेगा आमने सामने की साइड इक्वल, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, आमने सामने की साइड तो इक्वल दिखानी है ही, साथ में डायगोनल भी इक्वल दिखाने। डायगोनल यानी कि BD और AC, BD और AC और BD। तो आप इसको रेक्टेंगल बोल सकते हो। ठीक है ना। अभी
अगर ओनली रेक्टेंगल का ऑप्शन आ जाए तो फिर केवल इन के दम पर आप रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा तो और किसी में भी हो सकता है। देखो स्क्वायर में भी हो सकता है ऐसा, आमने सामने की साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल स्क्वायर में भी होते हैं। तो ओनली रेक्टेंगल दिखाने के लिए आपने थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा इसमें। ओनली रेक्टेंगल, तो उसके लिए ये तो दिखाना है ही आपने, ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी कि आमने सामने की साइड इक्वल, ए डी इक्वल टू बी सी, ये दिखाना है ही। और साथ में दिखाना है, ये भी दिखाना है डायगोनल इक्वल ए सी इक्वल टू बी टी। फिर आपने क्या दिखाना है, कोई भी दो एडजासेंट साइड पकड़कर नॉट इक्वल दिखाना है, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू ए डी, क्योंकि एडजासेंट साइड जो हैं इक्वल या तो रोम्बस में होती हैं या फिर स्क्वायर में होती हैं। अब रोम्बस तो है नहीं ये, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। अभी अगर केवल इतना चेक करूँ मैं, देखो इतना चेक कर दूँ तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। देखो केवल इतना चेक कर दूँ अगर मैं थर्ड पॉइंट, तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि सारी क्वालिटी स्क्वायर भी रखता है। ये स्क्वायर में इससे ज़्यादा क्वालिटी है कुछ न कुछ, लेकिन इतनी क्वालिटी तो रखता है ही। तो इसको यहाँ पर ओनली रेक्टेंगल कहना गलत हो जाएगा। ओनली रेक्टेंगल का अगर ऑप्शन आए तो आपने ये एक्स्ट्रा बात दिखानी पड़ेगी, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, जरूरी नहीं जो मैंने लिखी वो करो आप, इन दोनों को नॉट इक्वल दिखाओ, 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 कोई भी दो एडजेसेंट साइड क्या दिखाओ, नॉट इक्वल, तब जाकर आप इसको ओनली रेक्टेंगल बोल सकते हो। अब आई बारी रोम्बस की। रोम्बस किस केस में बोलेंगे हम इसको? रोम्बस के लिए क्या है, चारों साइड इक्वल दिखानी पड़ेंगी आपने, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ठीक है ना। बस इतना दिखाकर आप इसको रोम्बस बोल सकते हो। 100% की गारंटी लेता हूँ बेटा, इतना दिखाकर आप इसको रोम्बस बोल सकते हो, चारों साइड इक्वल दिखा दे तो। स्क्वायर पढ़ा रहे बेशक से, क्योंकि स्क्वायर को भी रोम्बस बोलते हैं, लेकिन अगर ओनली रोम्बस पूछ लिया जाए आपसे, ओनली रोम्बस, फिर आपका इतना दिखाने से काम नहीं चलेगा। देखो ओनली रोम्बस के केस में ये तो दिखाना पड़ेगा, ये आपको ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, इतना तो दिखाना है ही आपने। अब ओनली रोम्बस है तो आपने क्या दिखाना पड़ेगा, नॉट स्क्वायर दिखाना पड़ेगा इसको। देखो क्योंकि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, रोम्बस रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस किससे मिलता है, स्क्वायर से। तो नॉट स्क्वायर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल नॉट इक्वल दिखाने पड़ेंगे आपने, यानी कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अब जाकर आप इसको ओनली रोम्बस बोल सकते हैं। ओनली रोम्बस, केवल रोम्बस है भाई, क्योंकि डायगोनल इक्वल नहीं है तो स्क्वायर नहीं बन सकता ये। अब स्क्वायर लास्ट में आपने स्क्वायर अगर दिखाना है, इसको स्क्वायर दिखाना है तो वही बात, चारों साइड इक्वल दिखानी पड़ेंगी, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, और दोनों डायगोनल इक्वल दिखाएंगे तब जाकर ये क्या बनेगा, स्क्वायर। और ओनली स्क्वायर और स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर से ऊपर कुछ नहीं, फिर ये सारे स्क्वायर से नीचे रहते हैं, यानी कि स्क्वायर से कम क्वालिटी है इनकी, कम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ये। तो स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो, रोम्बस भी बोल सकते हो, स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, स्क्वायर को। उसके बाद रोम्बस को आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, रोम्बस को। और रोम्बस को वैसे पैरेललोग्राम बोलना ठीक नहीं रहेगा भाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वो तो गिवन सिचुएशन होती है कि क्या दे रखा है उसमें। जैसे हमने सामने की साइड इक्वल दे रखी है तो उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे, अगर हम चारों साइड इक्वल दे रखी तो फिर इसको पैरेललोग्राम नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना। आया समझ में? वैसे ये बोला जाता है कि स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सब को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की टोटल प्रॉपर्टी क्या है, आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल। तो ऐसा सभी में होता है, रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस को 100% पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, ठीक है ना। ठीक ऐसे रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, सभी को ही बता दिया मैंने कि पैरेललोग्राम सभी को बोला जा सकता है। तो ख़ास तौर पर आपने ये ध्यान देना, देखो इनको तो आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम। लेकिन मैंने आपको एक बात ऐड करके बताई कि ओनली का अगर ऑप्शन आ जाए तो फिर आपने थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ओनली रेक्टेंगल आ जाए
रेक्टेंगल आ जाए तब अलग बात होती है, ओनली रेक्टेंगल आ जाए तब अलग बात है, ठीक है ना। ओनली रोम्बस आ जाए तब अलग बात है, रोम्बस आ जाए तब अलग है। स्क्वायर में ओनली आएगा नहीं, स्क्वायर सबका किंग है यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे ही पैरेललोग्राम में भी आ सकता है, खाली पैरेललोग्राम आ सकता है, ओनली पैरेललोग्राम आ सकता है। तो बच्चों इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। देखो बच्चों, कोलिनियरिटी चेक करने के सारे मेथड एक्सप्लेन करते हैं अब हम। कोलिनियर कैसे चेक किया जाता है, यानी कि 3 पॉइंट गिवन हो तो वो चेक करना है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे नहीं आएंगे, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट मेथड आपने करी लिया डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर लिया हमने कि भाई इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस, फिर इन दोनों की डिस्टेंस, अगर छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो समझो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन को चेक करें हम, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो ये आ गया √8। फिर इन दोनों को चेक करें, 5 - 3 2, 6 - 4 2, ये भी √8 आ गया। फिर इन दोनों को चेक करें, 5 - 1 4, ये 16 आ गया, 6 - 2 4, ये भी 16 आ गया। तो ये आ गया 2 × 16 यानी कि 4√2, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं हम 2√2, इसको लिख सकते हैं 2√2। तो देखो इन दोनों छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ गया, 2√2 + 2√2 जो है 4√2 के इक्वल होता है, आप जानते हो। तो देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। ये पॉइंट्स कोलिनियर हो गए डिस्टेंस फार्मूले से। अब सेक्शन फार्मूला जो अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपके सामने, सेक्शन फार्मूला वैसे एनसीईआरटी की वीडियो मैंने बना रखी है काफ़ी टाइम पहले, 1-1.5 महीना पहले मैंने एनसीईआरटी की वीडियो बना दी थी, वो आपने देख ही ली होंगी। सेक्शन फार्मूले का आइडिया होगा ये आप सबको। तो सेक्शन फार्मूले से भी चेक की जा सकती हैं। यहाँ पर मैं सेक्शन फार्मूला एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये पॉइंट है आपके पास x1 y1 और ये पॉइंट है आपके पास x2 y2। तो बीच में कोई पॉइंट निकालना हो, आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, अगर ये इसको m1 m2 के रेशो में डिवाइड करता हो, m1 m2 के रेशो में, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो इस रेशो की मल्टीप्लाई इस x के साथ हो जाएगी, x1 m2 या m2 x1, प्लस इस रेशो की मल्टीप्लाई इस x के साथ हो जाएगी, m1 x2, और नीचे दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे, अगर y की तो रेशो की किसके साथ मल्टीप्लाई की थी मैंने, x के साथ। अब की बार किसके साथ हो जाएगी, y के साथ। देखो इस रेशो की इस साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी m2 y1, और प्लस इस रेशो की इस वाले y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी m1 y2, और डिवाइडेड बाई m1 + m2। ये फार्मूला है सेक्शन फार्मूले के नाम से। और मैं डायरेक्ट अगर आपको बताऊं, डायरेक्ट याद करना आपने, तो x को लिखो mx + mx, नीचे m + m। तो x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो इस तरीके से निकालो, mx + mx और m + m। y की वैल्यू निकालनी है तो my + my डिवाइडेड बाई m + m। यहाँ पर आपने सफिक्स लगा देने हैं 1 और 2, 2 और 1, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर 1 2, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, जैसे y की वैल्यू निकालनी है आपने तो इस साइड वाले रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई, और इस साइड वाले रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई, और दोनों का सम, और नीचे सम ऑफ रेशो। ठीक ऐसे x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले m की मल्टीप्लाई, रेशो की मल्टीप्लाई इस x के साथ m2 x1, और जो ये इस साइड वाला रेशो है इस साइड वाले रेशो की इस x के साथ मल्टीप्लाई m1 x2, और नीचे दोनों का सम। सिंपल है बिल्कुल सेक्शन फार्मूला ये।